नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने करेंगे दिल्ली सुपरिटेंडेंट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पे एक वैकेंसी जारी किया गया है एमटीएस पदों के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें आप लोगों को टोटल 714 पोस्ट जारी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग का इस फॉर्म से रिलेटेड कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में कितना फीस लग रहा है, क्या कितने सीटों की संख्या है, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, एज लिमिट क्या है, इन सारी डिटेल पे, साथ में सिलेबस क्या रहेगा इसका, उसके बारे में बात, सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 तक है। 15 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये आप लोग बताया गया है। जिसमें आप लोगों को मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग को अदर अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी जारी किया गया है, जो आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। पे लेवल आप लोग वर्क होने वाला है, ये भी आप लोग को मेंशन कर दी गई है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल जो है 714 पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी किया गया है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि जब भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो ये जो आप लोग को दिया गया है लिंक, यानी DSSB online.nic.in पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये आप लोग को बताया गया है। साथ में आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग बताया गया कि कौन से पोस्ट के लिए जो है कितने सीटों की संख्या है, साथ में उसमें पे ग्रेड क्या रहने वाला है, उसके बारे में मेंशन किया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पर आप लोग मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी मैट्रिक अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसी प्रकार से अदर अदर सारे डिपार्टमेंट से ये फॉर्म जारी किए गए हैं, जिसमें आप लोग सभी में है जो मैट्रिक आप लोग को पास होना अनिवार्य है, ये आप लोग को बताया गया है। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट से फॉर्म जारी किए गए हैं टोटल 714 पोस्ट है, सभी में आप लोग को मैट्रिक ही चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तो आगे आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ में आप लोग को दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू टर्म एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, यूटीसी, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट रूल्स, नोटिफाई यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि जो भी यहाँ पे देखिएगा तो प्रत्येक यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में आप लोगों को एज लिमिट मेंशन किया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 1827 साल यहाँ पे मेंशन किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1827 मेंशन किया गया है। सभी में आप लोगों को लगभग सभी में 1827 प्लस यहाँ पे मेंशन किया गया है एमटीएस पदों के लिए, कि एमटीएस पदों के यहाँ पर जो है 1827 प्लस के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, यूटीसी स्टिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज 15 जनवरी 2026, यानी कि 15 जनवरी 2026 तक आप लोग अगर मैट्रिक पास है, आप लोगों का जो एज है 18 वर्ष हो चुका है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये आप लोग को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताया गया एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे लिंक आप लोग को मेंशन कर दिया गया है, जिसमें बताया गया 15 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बताया गया है कि 100 रुपीज रहेगा, जो आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर ये बताया गया है वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो भी वोमेन कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट क्यों ना हो, कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, एससी एसटी कैंडिडेट अगर बॉयज भी है उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी जितने भी कैंडिडेट है सभी के लिए छूट दिया गया है एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, यानी कि क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगी उसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया डीएसएसबी विल कंडक्ट 1 ईयर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ, द डिटेल्ड एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ फॉर टीयर 1 फॉर जनरल। यहाँ पर आप लोग मेंशन किया गया टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोग को जनरल मेंशन किया गया है। एग्जाम कोड आप लोग को जो रहेगा ITG 1 ईयर जनरल, 1 ईयर जनरल, इस प्रकार से आप लोग का ये एग्जामिनेशन कोड मेंशन किया गया है। ड्यूरेशन जो टाइमिंग रहेगा एग्जामिनेशन का 2 घंटे का रहेगा। टोटल यहाँ पर जो रहेगा 200 प्रश्न, यानी कि 120 मिनट में आप लोग को जो है 200 प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये आप लोग को मेंशन किया गया है। साथ में टोटल मार्क्स, यानी कि एक
प्रश्न जो है 1 नंबर का होने वाला है, ये आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहेगा टीयर 1 एग्जामिनेशन का। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस जो रहेगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, आर्टिफिशियल यहाँ पे अरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, एंड साथ में टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कम्प्रिहेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नीचे बताया गया कि 40 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक से, यानी कि जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क्स देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का 40 मार्क्स रहेगा, साथ में मैथ का 40 मार्क्स रहने वाला है, हिंदी से 40 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश से 40 मार्क्स रहेगा। इन सभी से 40-40 मार्क्स का आप लोग को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो आगे यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स व्हिच विल बी लैंग्वेज कंसर्ट ओनली। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि हिंदी इंग्लिश में ये पेपर होने वाला है, इसके बारे में बताया गया। साथ में आप लोग को नीचे दिया गया है दिस इज बी रिजर्व द राइट टू चेंज एमेंड एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एसएसबी द्वारा जो है आप लोग को राइट दिया जाएगा चेंज करने के लिए एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड। ये आप लोगों को मेंशन किया गया द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव गिवन सब पारा भी ऑफ पारा 6 बिलो। यहाँ पर आप लोग बता दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसके बारे में आप लोग को नीचे मेंशन कर दिया गया। उससे पहले आप लोग बताया गया है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री-इवैल्यूएशन रीचेकिंग आंसर शीट आंसर स्क्रिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डीएसएसबी, यानी कि जब आप लोग इसका एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं कि फिर से रीचेकिंग कराना है, तो ये रीचेकिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को फिर नीचे दिया गया है कि DSSB reserve the right to cancel, withdraw, delete any question from the question paper and the marks scored shall be prorated out of the examination marks, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया नेगेटिव मार्किंग will be applicable and deduction of 0.25 marks will be made of each wrong multiple choice question, यानी कि एक प्रश्न अगर गलत करते हैं तो आप लोग को 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को स्किल टेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को एंडोरेंस टेस्ट रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट रहेगा, विल टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, यानी जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट आप लोग को जॉब में रहेगा उस प्रकार का टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि स्किल टेस्ट रहेगा, एंडोरेंस टेस्ट रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट रहने देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ड्राइविंग वाला जो अगर पोस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, ये आप लोग बताया गया है। लिंक फॉर द मॉक टेस्ट, आप लोग को मॉक टेस्ट इसके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। साथ में यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोग को बताया गया है, जो आप लोग हमने ऊपर बताया कि आप लोग का जो है स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट जो लिया जाएगा, आप लोग जिस प्रकार से पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा उसी के अनुसार, अगर ड्राइविंग वाला कोई भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया है तो आप लोग को ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। ये उसी प्रकार से नीचे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें आप लोग बताया कैंडिडेट आर एडवाइज दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या एज skill test including pay scale, post classification etc may vary slightly across different department under the combined examination scheme। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसमें बहुत सारे पोस्ट है जिसमें आप लोग को जो है किसी में स्किल टेस्ट में आप लोग को ड्राइविंग टेस्ट मांगा जा रहा है, किसी में एंड्योरेंस टेस्ट मांगा जा रहा है। तो आप लोग अगर उसमें एलिजिबल हैं तभी आप लोग उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, ये आप लोग बताया गया है। साथ में आप लोग बताया इट इज द कैंडिडेट sole responsibility to ensure that she meet the eligibility requirement for each option department during the scrutiny. User document verification by the user department candidate found ineligible for option department is candidate जो कैंडिडेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और साथ में रिक्वेस्ट अलॉटमेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट विल बी एंटरटेन बाय DSSB user department. Therefore, candidate must check the eligibility before optioning the preference. The onus the compliance rest exclusive with the candidate, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि आप लोग जब भी आप लोग प्रेफरेंस देना होगा तो अपना जो है एलिजिबिलिटी क्या है, आप ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं, उसको आप लोग जो भी आप लोग जिस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है अगर वो कर सकते हैं तभी आप लोग उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इस सीधे तौर पर आप लोग को बता दिया गया है। साथ में आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन स्कीम एज मेन ऑफ मेंशन एबव, यानी कि जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन जो आप लोग बताया गया उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें आप लोग बताया गया है
marks scored by candidate computer based examination will be normalized if required by the using formula published by DSSB। यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो अगर होता है तो आप लोग को नॉर्मलाइज मार्क्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को फॉर्मूला दिया गया है जो आप लोग के यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एनेक्जर 3 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला, उसी के अनुसार जो है आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क्स दिया जाएगा और उसी से आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा और उससे सिलेक्शन होगा, ये आप लोग को बताया गया है। साथ में यहाँ पर आप लोग को ये भी बता दिया गया है कि आप लोगों को इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चंस शैल नॉट बी evaluated, the marks scored by the candidate shall be scored by prorated basis out of examination marks। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आप लोग को इनवैलिड लगे तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या फिर अगर वो सच में इनवैलिड होगा तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आप लोग गलत मार देते हैं या फिर सही आंसर मार देते हैं। तो ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। साथ में आप लोगों को नीचे फिर बताया गया है कि आप लोग को कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में कितने में क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है। जो आप लोग को बताया गया है कि जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 40% मार्क्स रहेगा अगर आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो ओबीसी जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 35%, SC ST PH PWD कैंडिडेट 30%, एक सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट ऑफ टू ए मिनिमम 30%। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए 40% रखा गया है, बाकी के लिए यहाँ पर 30%, फिर SC ST के लिए 30%। ठीक है, उसका फिर आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग को क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, कितना परसेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कट ऑफ मार्क्स ऑफ सिलेक्शन डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसी रिस्पेक्टिव द कैटेगरी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उसमें हो सकता है कि आप लोग का जो है कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बहुत कम है। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि कोई भी वेटिंग पैनल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को ये बताया गया है कि रिजर्वेशन बेनिफिट जो आप लोग को देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC या फिर EWS PWD या फिर ESM जो कैंडिडेट है, जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है जो एलिजिबल है यहाँ पे बेनिफिट के लिए, उनके लिए आप लोग को ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट को एज लिमिट से रिलेटेड जो है रिजर्वेशन चाहिए, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर दिल्ली डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे सर्कुलर जारी किया जाएगा, उसमें जो भी एज लिमिट, जैसे कि SC ST को बहुत सारे फॉर्म में 5 साल बढ़ाने का रहता है, OBC को 3 साल, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे एज लिमिट अनुसार आप लोग को आगे किया जाएगा, जो आप लोग को नीचे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि SC ST वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए, जो ग्रुप सी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 5 साल का यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग को छूट दिया जाएगा एज में। जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है ग्रुप सी के, उनके लिए 3 साल का छूट रहेगा। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट 10 साल का छूट रहेगा। पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट 15 साल का। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे 13 साल का यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया डिपार्टमेंट कैंडिडेट ए रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एटलीस्ट 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस अप टू 40 इयर्स, आप लोग 45 इयर्स SC ST, 43 इयर्स OBC। तो इस प्रकार से आप लोग को छूट देखने को मिलेगा एज में, जो आप लोग को बता दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे अपडेट हो सकते थे इस फॉर्म से रिलेटेड, हमने सारी चीजें बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।